बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्न पत्र के अंतर्गत बलबन के बारे में पढ़ा था। आज हम बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। राजत्व सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? राजत्व सिद्धांत का अर्थ है कि राजा क्या होता है, उसका आधार क्या है, उसके राजा होने का मूल तत्व क्या है, उसको राजत्व कहते हैं। तो बलबन ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसलिए बलबन के राजत्व सिद्धांत को अपन इतिहास में पढ़ते हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत को लौह और रक्त की नीति भी कहा जाता है। आप ये जानते हो कि आधुनिक भारत में सरदार पटेल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। वही जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। तो बलबन ने भी अपने राज्य की और राजा की प्रतिष्ठा के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। तो ये क्या नीति थी और इसके अंतर्गत बलबन ने क्या किया, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बलबन का राजत्व सिद्धांत, लौह और रक्त की नीति। सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि बलबन ने ही ऐसा सिद्धांत क्यों प्रतिपादित किया या उसके ऊपर चलने का प्रयास क्यों किया और किसी ने पहले क्यों नहीं किया। तो बलबन के मन में कुछ स्पष्ट उद्देश्य थे, जैसे वह सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा की स्थापना करना चाहता था, क्योंकि बलबन से पहले जो भी इल्बारी वंश के शासक हुए उसके समय में चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी अपने वर्चस्व में थी। इसलिए चहलगानी में जो लगभग 40 सरदार हुआ करते थे, उनका दबदबा दरबार में रहा करता था और सुल्तान की जो शक्ति है वो उससे कम हो जाती थी। बलबन ने यह कोशिश की कि मुझे चहलगानी को पूरा ख़त्म करना है। उसने नायब का पद भी ख़त्म कर दिया था और चहलगानी भी ख़त्म कर दी। वो चहलगानी को ख़त्म करने का भी यही उद्देश्य था कि वह सुल्तान के पद को इतना ऊंचा ले जाना चाहता था कि कोई भी सरदार उस पद तक पहुंचने की कल्पना भी न कर सके। दूसरा, वह सरदारों के संघर्ष को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि यदि सुल्तान की प्रतिष्ठा नहीं होगी तो कोई भी सरदार उसको हटा करके या तो स्वयं या फिर अपने किसी अन्य राजकुमार को, पसंदीदा व्यक्ति को राजा बना सकता था। इसलिए बलबन चाहता था कि आपसी सरदारों का जो संघर्ष है वो भी खत्म हो जाए, गुटबंदी खत्म हो जाए। गुटबंदी खत्म होने के लिए सभी व्यक्तियों की आस्था सुल्तान में होनी चाहिए। और बलबन में हीनता की भावना। बलबन 20 साल तक वो नायब के पद पर रहा और उसने अंत में अपने संरक्षक को मार करके राजगद्दी प्राप्त की। तो उसके मन में यह भी भावना थी कि मैंने मेरे सुल्तान को मार दिया। दूसरा, यह भी जन्म से दास था, बाद में दासत्व से मुक्त हुआ, तो इसमें भी हीनता की भावना थी। इसलिए उसने स्वयं को उच्च कुलीन, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ आदर्श घड़े। तो वो कौन कौन से आदर्श थे, इसके बारे में अब आप देखते हैं। बलबन है वो सुल्तान को ईश्वर द्वारा प्रदत्त पद मानता है। उसका ये कहना है कि जो सुल्तान है वो ईश्वर ने बनाया है, वो लौकिक नहीं है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार से ईश्वर के द्वारा की गई किसी भी रचना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, इसी प्रकार सुल्तान के द्वारा किए गए कार्यों, सुल्तान के द्वारा लिए गए फैसलों पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और बलबन ने कहा कि सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई है। नियामत एक खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। जिस प्रकार से ईश्वर से उसकी छाया को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से ईश्वर को सुल्तान से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात सुल्तान और ईश्वर दोनों ही अपने आप में निरंकुश सर्वोच्च है। और जो सुल्तान है उसका जो स्थान है वो पैगंबर के बाद में है। और चूंकि वह पैगंबर के बाद सबसे बड़ा व्यक्ति है, अधिकारी है, इसलिए जो साधारण वर्ग है, आम जो पब्लिक है वो, और जो सरदार है, जो अमीर है वो, ये कोई भी व्यक्ति उस सुल्तान की आलोचना नहीं कर सकते।
उसने अपने पुत्र बुगरा खां से एक बार कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यानी सुल्तान निरंकुश है। यह सिद्धांत बलबन के राजत्व के सिद्धांत का पहला लक्षण था कि सुल्तान है वो निरंकुश होगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है। अब इस सिद्धांत को लागू करने के लिए उसने क्या किया? इस सिद्धांत को लागू करने के लिए उसने सबसे पहले स्वयं को एक उच्च वंश का व्यक्ति घोषित करने का प्रयास किया। और वह उच्च वंश का पात्र कहाँ से लाया? 11वीं-12वीं शताब्दी में एक लेखक हुआ फिरदौसी, और फिरदौसी ने रचना लिखी शाहनामा, और उस शाहनामा का जो हीरो है उसका नाम है अफरीशियाब। और बलबन ने कहा कि मैं उस अफरीशियाब का वंशज हूँ। जिस प्रकार से अफरीशियाब एक हीरो के रूप में था, एक उच्च कुल के रूप में था, तो वैसा ही मैं भी हूँ। तो उसने उस वंश के साथ में जोड़ करके अपनी जो हीनता की भावना थी उसको कम करने का प्रयास किया। और सुल्तान ने अपने को अत्यंत गंभीर और एकांकी बना लिया, यानी वो बहुत ही गंभीर रहता था, खास करके जब वो दरबार में बैठता था तब। और जब वो दरबार में नहीं है तब वो अपने कक्ष में एकांकी रूप से बैठा करता था। वह हर किसी से मिलता भी नहीं था, हर किसी से हर प्रकार की बात भी नहीं करता था। इससे उसने अपने दरबारियों के बीच में एक गैप तैयार किया, एक अंतराल तैयार किया। साथ ही उसने स्वयं शराब पीना बंद कर दिया और उसने शराब पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन ये तो संभव नहीं हुआ। लेकिन उसने शराब है वो बंद कर दिया। साथ ही उसने विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ बैठना बंद कर दिया, यानी ऐसे व्यक्ति जो बात बात में मजाक कर लेते हैं या हंसते हैं, चुटकुले बोलते हैं, ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दिया। वह केवल गंभीर प्रवृत्ति के लोगों के साथ ही उठता बैठता था। उसने छोटे अमीरों और सरदारों से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि उसका जो उच्च कुल की प्रतिष्ठा में जो विश्वास था वो इतना उसने दृढ़ किया कि वह अन्य किसी भी वर्ण के व्यक्ति को या जो उस उच्च कुल का नहीं है उन सभी को हेय दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखता था। यहाँ तक कि वो ये कहता था कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। तो इस प्रकार से उसने स्वयं को उच्च कुल का सिद्ध करने के लिए निम्न कुल के लोगों के साथ में नफरत और घृणा की भावना को जन्म दिया। एक इसका उदाहरण भी यहाँ मैंने दिया है ताकि समझ सको आप कि दिल्ली का एक धनी व्यापारी था और वो बलबन से मिलना चाहता था, और उसके दरबारियों ने मना कर दिया कि बलबन ने वो किसी से ऐसे छोटे व्यक्तियों से नहीं मिल सकता है, वो किसी उच्च कुल के व्यक्ति से ही मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने रिश्वत के रूप में अपनी पूरी संपत्ति देने का वायदा किया, लेकिन फिर भी बलबन ने उससे मिलने का समय नहीं दिया। तो इससे ये पता चलता है कि वह किसी भी कीमत पर निम्न कुल के व्यक्तियों के साथ में संपर्क नहीं रखना चाहता था। उसका एक पुत्र था जो उसको बहुत ही प्यारा था, महमूद नाम था, और यह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए उसको वहाँ पर नियुक्त किया गया था। और जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो महमूद की वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जब यह समाचार दरबार में आया तो बलबन ने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं किया, वह रोया तक नहीं, जबकि वो अपने निजी कक्ष में जाकर के खूब रोता था क्योंकि वो उसका प्रिय पुत्र था। लेकिन दरबार में उसने अपने मनोभाव प्रकट नहीं किए। इससे वह बताना चाहता है कि राजत्व जो है वो ऐसे छोटे मोटे घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोच्च होता है। वह कभी भी पूर्ण वेशभूषा के बिना किसी के सम्मुख नहीं आता था। राजसी जो वेशभूषा है वो पूरा का पूरा पहनने के बाद ही वो अपने कक्ष से बाहर निकलता था ताकि रोब बना रहे। साथ ही उसने फारस की जो परंपराएं हैं उनको मानना शुरू कर दिया। ये यहाँ फारस लिखा हुआ है कि उसकी परंपराओं को मानना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने जो पौत्र थे, जो पुत्र की बजाय पौत्र कर ले, जो पौत्र थे उनके नाम रखे वो भी पूरे के पूरे ईरानी नाम थे, फारसी नाम थे, जैसे कैकुबाद, के खुसरो, केकाश, ये इसके पौत्रों के नाम हैं। तो ये जो नाम वगैरह करण है ये भी फारसी दरबारी परंपराओं के अनुसार किया गया। साथ ही उसने ईरानी परंपराओं को अपनाते हुए उसने
सिजदा और पैबोस नामक दोनों प्रथाओं को लागू किया जो ईरान के दरबार में प्रचलित थी। सिजदा का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सुल्तान के सामने आता है तो भूमि पर लेट करके अभिवादन करना, अपने यहाँ पर जिसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं, तो भूमि के ऊपर लेट करके प्रणाम करने को सिजदा कहते हैं। यह भी बलबन ने अपने दरबार में लागू किया। दूसरा था पैबोस। पैबोस का मतलब होता था पैर चूमना, तो सुल्तान के आसन के निकट आकर के उसके चरणों को चूमना, यह भी परंपरा उसने शुरू की। तो सिजदा और पैबोस के माध्यम से उसने प्रत्येक सरदार को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वो उसका अधीनस्थ है, वो उसकी जगह उसके सुल्तान के पैरों में है। साथ ही उसने अपने दरबार में सुल्तान की एक प्रतिष्ठा और उसका भय फैलाने के लिए, जिसको अपन डेकोरम कहते हैं, उस सुल्तान का डेकोरम बनाए रखने के लिए उसने दरबार में बड़े लंबे लंबे और भयावह चेहरे वाले लोगों को अपना अंगरक्षक बनाया, और वो बलबन के दोनों ओर नंगी तलवारें चमकती हुई लेकर के हमेशा खड़े रहते थे, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके मन में रौब पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए। साथ ही जब वो दरबार में बैठता था तो उसने कुछ बड़े सरदारों को छोड़ करके सभी सरदारों को आदेश दे दिया कि जब मैं बैठता हूँ दरबार में तो आप सभी लोग खड़े रहेंगे। तो ये भी एक प्रकार से सुल्तान के सम्मान की और प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया गया है। साथ ही उसने किसी भी व्यक्ति को दरबार में मुस्कुराने या हंसने की इजाज़त नहीं दी है, अर्थात पूरी तरीके से गंभीर। तो इस प्रकार से उसने दरबार में कुछ नियम लागू किए, और साथ ही उसने ईरानी नववर्ष, जो नवरोज़ नामक त्यौहार मनाया जाता है नववर्ष का, अपने यहाँ पर गुड़ी पड़वा या चैत्री वैशाख नवरात्रि को मनाते हैं, तो वो जो नवरोज़ का जो त्यौहार है उसको भी बड़े शान और शौकत के साथ में मनाना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के ईरानी परंपराओं को लाग करके उसने सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। साथ ही उसने उच्च कुल की नैतिकता को स्थापित करने के लिए उसने निम्न वर्ग के लोगों को सैनिक और प्रशासन के क्षेत्र में भूमिकाओं को सीमित कर दिया। जो पदों पर थे उनको निकालने का प्रयास किया गया, और जो शुद्ध रक्त वाले और उच्च कुल वाले लोग थे उनको ही प्रशासन में बड़े पदों पर नियुक्ति देने का निश्चय किया। और जैसा कि मैंने कहा कि वो कहा करता था कि जब भी मैं किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। साथ ही उसने अपने सरदारों में भय पैदा करने के लिए उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए कठोरतम दंड देने का निश्चय किया। जैसे जो पिछले टॉपिक में मैंने बताया, बकबक, हेवात खां, शेर खां, इन लोगों को छोटी छोटी सजा, इवन दैट कि दास को पीटने पर जनता के सामने ला करके कोड़े मारना, या किले के आगे उसकी लाश को लटका देना, इस प्रकार से उसने कठोर दंड दिए ताकि सरदारों में भी भय उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से बलबन ने व्यक्तिगत व्यवहार और दरबार की शान शौकत के साथ में सत्ता का प्रदर्शन किया और अपने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। यद्यपि बहुत ही कठोर नियम लगाए, लेकिन फिर भी वह जनता में थोड़ा लोकप्रिय हुआ। इसलिए उसके बारे में बरनी लिखता है कि बलबन की जब मृत्यु हुई तो अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैर कब्रिस्तान की ओर ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी और 40 दिन तक शोक मनाया और वो ज़मीन पर सोए। तो ये बरनी कहता है। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ अमीर है वो बलबन के इस राजत्व के सिद्धांत और इस उच्च कुल की प्रतिष्ठा को पसंद भी करते थे, लेकिन वास्तव में इसका सल्तनत को नुकसान हुआ, क्योंकि कई योग्य व्यक्ति जो उच्च कुल के नहीं थे, तथाकथित उच्च कुल के, उनको भी प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिली, उनकी योग्यता का भी कोई वो फ़ायदा नहीं उठा सके। तो इस प्रकार से बलबन ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार एक इस्लामी राजत्व के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। धन्यवाद।